सबसे पहले तो डीएस चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। लेकिन शुरुआत करूंगी सीधे अतीक अहमद से, क्योंकि अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी पुलिस पहुंच चुकी है साबरमती जेल, लेकिन उनको डर है कि कहीं उनकी गाड़ी पलट ना जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड्स में अपराधी का एक गैंग होता है, गैंग का पंजीकरण होता है। हम अपराधी को केवल अपराधी के रूप में देखते हैं। जनता अपनी सहूलियत से उनका नामकरण करती है। सर माइक थोड़ा ऊपर करें। हमारे लिए वो एक इंटरस्टेट गैंग का क्रिमिनल है, इंटरस्टेट गैंग का वो प्रमुख है। देवेंद्र जी, ये ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है कि अतीक अहमद से जुड़े हर केस में सरेंडर करने के लिए तो वो आ जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती है? जैसे हम शाइस्ता परवीन को अब देख रहे हैं, लगातार आपकी पुलिस पहुंच रही है, टीम दबिश दे रही है। राजू पाल हत्याकांड में भी अगर हम देखें तो कैसे पुलिस वहां तक पहुंचेगी? इतना मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जब जिसको चाहे अरेस्ट कर सकती है, जब जिसको चाहे कानून के कटघरे में खड़ा कर सकती है। ये हो सकता हो कि हमारी रणनीति का हिस्सा हो कि किसको कब गिरफ्तार करना है, कब जेल में पहुंचाना है। और मिलकर आप लोग बहुत अच्छा काम भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन सुपर कॉप या फिर सुपर सरकार, क्या तालमेल बिठाने में कुछ चुनौतियां आती हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस एक मजबूत नींव पर खड़ी है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, उनके मजबूत कंधों पर ये विभाग खड़ा है। मुझे अभिमान है अपने फोर्स के ऊपर कि वो फोर्स हमेशा तत्पर रहता है। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो। मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन किया था तो एक छवि मेरे मन में आज भी है, जब मैं 35 साल पूरी कर रहा हूँ। बीट पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान जरूर नज़र आएगा, चाहे वो कितना ही दुर्गम स्थान क्यों ना हो। और ऐसे मजबूत कंधों पर ये डिपार्टमेंट खड़ा है। हम एक औजार मात्र हैं। अगर वर्तमान चुनी हुई सरकार ने इस औजार को धार दी और इस औजार से अपराधियों के मन में भय कायम किया, तो ये उनका क्रेडिट है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो पहले भी वही थी, आज भी वही है। आप औजार कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो क्रेडिट गवर्नमेंट का है। और मुझे लगता है कि बीते सालों में औजार ऐसे इस्तेमाल हुआ कि इस बार जो सरकार बनी वो लॉ एंड ऑर्डर पर ही आई थी। बहरहाल सर, हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी तरह से काम हो रहा है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली अतीक अहमद के केस से अगर जुड़ूं तो जेल से कई चीजें चली। आपने अपने कई पिछले केसेस में ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन अब रोक कैसे लगेगी? कैसे जेल में बैठे बैठे चीजें हो जाती हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, तब जब आपके पास तीन चीजें हैं। आपके पास पूरा कॉकटेल है, विजिलेंस, इंटेलिजेंस, और आप डीजीपी भी हैं। देखिए, जेल में जो व्यक्ति पहुंचते हैं, उनकी मानसिकता के ऊपर मुझे व्याख्यान नहीं देना है। तो जब वो जेलों में रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो पूजा पाठ तो करेंगे नहीं। उनके अंदर एक क्रिमिनल टेंडेंसी है। वो क्रिमिनल टेंडेंसी कभी ख़त्म तभी होती है जब उनका कन्विक्शन हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि अब हमारे ज़िंदगी का खेल ख़त्म है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है कि जेलों के अंदर जब अपराधी रहते हैं तो वो अपना प्रयास करते हैं। जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो जेल पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, या हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं, एसटीएफ है, एटीएस है, या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, ये सब अपना काम करते हैं। और इसी काम की वजह से आप देखेंगे कि जेल से जो षड्यंत्र होते हैं, पुलिस उनको बखूबी विफल कर देती है। बहुत सारे षड्यंत्र हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम पब्लिक डोमेन में डालते हैं। तभी आप काम देखते हैं कि चित्रकूट जेल में जो चल रहा था वो इन्हीं फोर्सेस ने इसको विफल किया। ऐसे कई उदाहरण होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पुलिस की जो काम होते हैं
दो तरह के काम होते हैं, एक जाहिरा काम होता है और दूसरा जो जाहिर हम नहीं करते हैं, तो उनका ये हिस्सा है और हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहते हैं। और जिस तरीके से शायद काम हो रहा है इसी वजह से सुशासन भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को एनकाउंटर का प्रदेश कहा जाता है, एनकाउंटर प्रदेश कहा जाता है। उस वक्त आपको कैसा लगता है, क्या एनकाउंटर के अलावा भी और विकल्प हैं सुशासन के लिए या अपराधियों में डरपन पे उसके लिए? देखिए, एनकाउंटर का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसका अध्ययन करना चाहिए। एनकाउंटर का मतलब होता है जब हम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अब जो हमारे सामने आता है पुलिस के, उसको तय करना है कि पुलिस उसके साथ में कैसा व्यवहार करे। पुलिस को कानून ने शक्तियां दी हुई हैं। पुलिस गोली कब चलाती है? दो परिस्थितियों में चलाती है, अपनी आत्मरक्षा के लिए और दूसरा किसी और की जान बचाने के लिए। ये हमें कानून ने ये डायरेक्टिव दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो आप बल का प्रयोग करेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और उसमें मेरा साथी पुलिसमैन हो सकता है या जनता का व्यक्ति हो सकता है। अपराधी को तय करना है कि उसको हम कैसे हैंडल करें। अगर वो सरेंडर कर देता है, सामने आ जाता है, तख्तियां लेकर भी लोग आ जाते हैं, उनको तो पुलिस नहीं गोली मारती। लेकिन पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा, तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी सिखलाई ये है कि गोली का जवाब हम गोली से ही देते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीमाएं हैं जो नेपाल से सटी हुई हैं और बहुत सारे माफिया या बहुत सारे बदमाशों को मौका मिल जाता है भागने का। लेकिन मैं यहाँ पर लेकिन इसलिए भी कहूँगी क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा या पिछले सालों में जिस तरीके से कार्रवाई हुआ, खासतौर पर आपके कार्यकाल में, कि माफिया भागने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल जाती थी। आगे कैसे काम करना है और अब तक कितना काम इस पर हुआ है कि माफिया दूसरे देश ना भाग पाए, सीमा पार ना कर पाए? उत्तर प्रदेश में दो तरह की सीमाएं हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर है जो नेपाल बॉर्डर है, और इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। तो इन दोनों बॉर्डर्स के लिए, इंटरस्टेट बॉर्डर्स के लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं हैं जिस पर हम काम करते हैं। और उन बॉर्डर के क्षेत्र पे हमारी स्पेशल स्कीम चलती हैं। नेपाल एक हमारा फ्रेंडली देश है, हमारा दोस्त है। उनके साथ में हमारा एक अलग विशिष्ट हमारी एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों देश के नागरिक एक दूसरे की तरफ आ जा सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के या पासपोर्ट की आवश्यकता के। तो इस इकोसिस्टम में हम लोग अपने सिस्टम बना के काम करते हैं। हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है नेपाल पुलिस के साथ में। जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारा पूरा कोऑपरेट करते हैं, अपराधी को हम पकड़ के ले आते हैं। और वो जब यहाँ हिंदुस्तान आते हैं, यूपी में आते हैं, तो हम उनको कोऑपरेशन एक्सटेंड करते हैं। अब वो भाग के नेपाल न जा पाएँ, इसके लिए हमारी बहुत, अब इस सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ सर्विलेंस वो रखा हुआ है जिसमें हम लोग अपराधियों को सतत 24 घंटे उनको ट्रैक करते हैं। और इस हमारे जो रडार पे होता है, वो हमारा रडार कभी बंद नहीं होता है। एक्शन कब लेना है ये सरकार और पुलिस विभाग तय करता है, कब एक्शन लेना है। जी बिल्कुल, एनकाउंटर की यहाँ पर बात आई सर, तो एनकाउंटर के दौरान कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि उसमें शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे में उसके लिए क्या लगता है आपको, क्या टेक्नोलॉजी को आपको और ज़्यादा विकसित करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या ट्रेनिंग में कुछ कमी है उसको सुधार करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि लड़ाई के मैदान में जब हम उतरते हैं तो हम ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हर जवान, हर अफसर ये सर पे कफन बांध के लड़ाई में उतरता है। हम अपना नुकसान सहने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना नुकसान करा कर लौटते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है, इस सरकार में ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। कैपेसिटी डबल की गई है। पहले मुश्किल से 7-8 हज़ार पुलिसकर्मी एक समय पे ट्रेन हो पाते थे। आज हम लोग करीब 16 से 17 हज़ार लोग ट्रेन करते हैं। तो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है
और क्वालिटी ट्रेनिंग का इनपुट दिया है। इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल है, साइमुलेटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के साइमुलेटर्स हैं जिसमें हमारे जवानों को फायरिंग प्रैक्टिस पहले उस पर कराई जाती है, उसके बाद फिर फायरिंग रेंज पे उतारा जाता है। उनका आउटडोर इंडोर हर तरह की ट्रेनिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने रिफॉर्म की है, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे एवरेज निकालेंगे तो हमारा नुकसान अब कम हुआ है, लेकिन ये ज़ीरो हो जाए ये संभव नहीं है। युद्ध के मैदान में जो बहादुर होते हैं वही गिरते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस में वो मादा है कि गिरकर फिर खड़े होते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे रहे जिनमें हमने ये देखा। देवेंद्र जी, आज बहुत बड़ी हलचल है कि अतीक अहमद साबरमती जेल से यहाँ आ रहा है, उससे जुड़े बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सरेंडर करने की कोशिश करते हैं फिर चले जाते हैं, इंटेलिजेंस भी आपके पास है, कैसे उस पर काबू होगा? माफिया राज पर पूरी तरीके से काबू होता है, लेकिन जब बुलडोजर चल जाता है तो फिर बाकी चीजें कह दी जाती हैं कि अभी क्यों आए, अभी क्यों बुलडोजर चल रहा है। ही इज जस्ट ए ऑर्डिनरी क्रिमिनल फॉर अस। ये आप लोग उसका नाम लेते हैं बार बार, हमारे लिए एक अपराधी है, और लेकिन उसको इतना खौफ आ रहा है कि गाड़ी ना पलट जाए। उसको हम केवल एक अपराधी के नजरिए से देखते हैं कि ये ऐसा शख्स है जिसको कानून के कटघरे में हमें खड़ा करना है। जी, आपने ये तो कहा, लेकिन ये जो डर है कि गाड़ी पलट जाएगी, ये डर क्यों आ रहा है उसके मन में? आखिर क्या करने वाले हैं आगे? हम क्या चाहते हैं किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? इस मंच से आप क्लियर कर दें, गाड़ी नहीं पलट रही है। उत्तर प्रदेश की जो फ्लीट है वो मॉडर्न फ्लीट है, और हमारी गाड़ियां नहीं पलटती। जो पलटता है वो अपराधी पलटता है। तो 28 को मतलब जो सजा मिलेगी वो जेल से ही मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। हम खिला पिला कर लाया जाएगा पूरी तरीके हम से। पूरा आज जो उत्तर प्रदेश पुलिस वहाँ पहुँची है वो न्यायालय के आदेश के क्रम में पहुँची है। न्यायाधीश ने चाहा है कि फलाना अपराधी जिसकी वल्दियत ये है उसको हमारे समक्ष में प्रस्तुत किया जाए, तो वो आदेश, वो परवाना लेके हमारी पुलिस वहाँ गई है और सक्षम न्यायालय के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत कर देगी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता है कि इंटेलिजेंस को और मजबूती से इस पर काम करना चाहिए? हाँ, आज उन्हें डर लग रहा है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर है ही जो बेहतर हुआ है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस उतनी बेहतरी से और ज्यादा काम कैसे करेगा जब आप ही उसको देख रहे हैं, ताकि आगे और अतीक अहमद और मुख्तार सहित कोई हमारे सामने ना आए। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान जो सरकार है ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद में जिसने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एक इन्वेस्टमेंट किया है इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारे इक्विपमेंट्स का मॉडर्नाइजेशन किया है, हमारी मैन पावर जनशक्ति की वृद्धि की गई है। इंटेलिजेंस की बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते हैं, बस इतना मैं बता सकता हूं कि एक अमूलचूल परिवर्तन जो है हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे अप्रोच में, ये इस सरकार ने पहली बार किया है जी। और 35 साल हो गए मुझे एज ए IPS ऑफिसर। इस 35 साल में पहली बार एक ऐसी सरकार मैंने देखी जिसने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें धन दिया, हमें मैन पावर दी, और हमारे अलग अलग तरीके के जो अप्रोचेस हैं, मेथडोलॉजी है, उसको चेंज करने का काम किया है। जी, DS शॉन जी, इंटेलिजेंस लगातार इंप्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव हो रही है, ट्रेनिंग्स लगातार दी जा रही है, लेकिन सांठ गांठ जो होती है जेल के अंदर अपराधियों की और जो अधिकारी वहां पर हैं, इससे कोई मना नहीं कर सकता। क्या उसमें भी किसी तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है? उसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, इंटेलिजेंस का जो बहुत सारा काम होता है ये सीक्रेट होता है, और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। इसको हम पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस के लोग न कभी सामने आते हैं। आज तो मैं आपके सामने इसलिए हूँ कि सरकार का आदेश है, नहीं तो मैं तो कभी सामने जाता नहीं। क्रेडिट हम लेना पसंद नहीं करते। बस इतना मैं कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कई डिपार्टमेंट्स हैं, सबका एक टीम के रूप में सहयोग है,
और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक टीम का एक सदस्य मात्र है, और बाकी अन्य सभी टीम के सदस्य मिलकर एक ऐसा अच्छा टीम वर्क किया है जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भरोसा है, और वो ये जानती है, ये मानती है कि कभी कहीं अगर अपराध होगा या अपराधी चेष्टा करेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस निश्चित रूप से हमें न्याय दिलाने का काम करेगी। देवेंद्र जी, 31 मार्च को आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या आप इसे मानते हैं कि अतीक अहमद को सबसे बड़ी सजा दिलाकर जा रहे हैं, उससे पहले बड़ी उपलब्धि हासिल करके जा रहे हैं? सजा बड़ी या छोटी नहीं होती है, सजा सजा होती है, वो न्यायालय तय करता है। ये आपके लिए और बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, लोग मानेंगे, कहेंगे कि जब वो डीजीपी रहे थे तब इतने बड़े माफिया को सजा मिली। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। हमारे लिए सबसे बड़ा, अगर पुलिस फोर्स में कोई अफसर होता है तो वो कांस्टेबल होता है जी। डियर श्वान जी, और आईपीसी में उसको यही लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर हु इज अ कांस्टेबल जी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा वही होता है। जैसा जिक्र हुआ 31 तारीख को आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि आपको स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाएगा, इस पर बस स्पष्टीकरण चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस में एक कहावत होती है, वंस ए पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ए पुलिस ऑफिसर। जब आप पुलिसमैन बन जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, आप मरते दम तक एक पुलिस अफसर ही रहते हैं। कोई बेंचमार्क सेट करके जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के लिए, और कोई बेंचमार्क अपने लिए सेट किया था कि हाँ, ये मैंने बेंचमार्क सेट किया, आज मैंने इसको पूरा कर लिया? हालांकि आपने तो अलग अलग राज्यों में भी ऐसी सेवा दी है, कोई बेंचमार्क सेट करके जा रहे हैं? मैं बस इतना कहूँगा कि मैं, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरी टीम को एक ऐसा अवसर दिया जिसमें हम जनता की सेवा कर सकें। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि पहली बार मैंने एज ए पुलिस ऑफिसर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को देखा जो हमारी डे टू डे वर्किंग में कभी इंटरफेयर नहीं करते। किसको पकड़ना है, किसको बंद करना है, किसको कहाँ तैनात करना है, उसमें उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है। उन्होंने एक टीम बना दी और टीम को फ्री हैंड दे दिया, अपनी पार्टी, अपनी सरकार की प्राथमिकताएं हमें बता दी, और फिर उन्होंने खुली छूट दी है काम करने की, और वो हम लोग उसी में काम करते हैं। विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ हम लोग काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बातचीत की, यहाँ पर आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, किसे कब और कैसे गिरफ्तार किया जाता है, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। डीजीपी साहब को आप सुन रहे थे, सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जी का मंच पर आए और इन्हें धन्यवाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा लखनऊ अधिवेशन लगातार जारी है, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो प्रदेश के कई बड़े मंत्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे। 2 बजे एक बार फिर से हम लौटेंगे और लखनऊ अधिवेशन को आगे बढ़ाएंगे।